हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो आज दोस्तों हम लेक्चरर एग्ज़ाम के अंतर्गत दूसरा जो हमारी टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम क्या है आपका? कोठारी आयोग। तो देखिए अब क्या कहता है ये। भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर में समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को DS कोठारी तत्कालीन अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। तो दोस्तों अब आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा ये आयोग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना, इसकी स्थापना 14 जुलाई सन 1964 को हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी, जिनका नाम क्या था? दौलत सिंह कोठारी था। अगला कई बार आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दौलत सिंह कोठारी थे, ठीक है, जब उनको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का सदस्य अध्यक्ष बनाए गए तो वो किस पद पर तैनात थे? तो किस पद पर तैनात थे वो? UGC के क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। और इस आयोग के सदस्यों की बात करता है तो ये कितने सदस्य आयोग था? 17 सदस्य आयोग था। अब दूसरी बात है, जो इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ठीक है। किसे? जो आपका क्या है, आपका कोठारी आयोग है, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और एक और ख़ास बात है जो इस आयोग के बारे में कोटेशन है, क्या इसे अनूठा आयोग भी कहा जाता है। इसे शिक्षा का अनूठा आयोग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि शिक्षा का अनूठा आयोग किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कोठारी आयोग को। कोठारी आयोग को ही क्या कहा जाता है? आपका शिक्षा का अनूठा आयोग, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? अनूठा आयोग भी इसे ही कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसके सदस्य कौन कौन थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इसमें कुल कितना सदस्य आयोग था? ये आपका 17 सदस्य आयोग था, ठीक है। कितने सदस्य आयोग था ये? 17 सदस्य आयोग था। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। अब देखते हैं, अगर हम इन 17 सदस्यों को देखें तो इन 17 सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से था? 11 तो इसमें भारतीय सदस्य थे और 6 इसमें कौन थे? आपके विदेशी सदस्य थे। अब देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो इसके अध्यक्ष थे, है ना, वो कौन थे? आपके दौलत सिंह कोठारी थे, जो आपके तत्कालीन UGC के अध्यक्ष भी थे। और जो आपका कौन था? ये कोठारी आयोग था, इसके सदस्य कौन थे? आपके सचिव थे इसके JP नायक। तो ये दो तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं दोस्तों। कौन कौन हो गया? आपके DS कोठारी और सचिव JP नायक। अब इसके अलावा जो अन्य सदस्य थे, अन्य सदस्य कौन कौन थे? आपके AR दाऊद थे, आपके RA गोपाल स्वामी थे, VS झा थे, डॉक्टर VS झा, डॉक्टर MV माथुर, डॉक्टर PN कृपाल, डॉक्टर VP पॉल और KG सैयदन, ठीक है। ये हो गए आपके जो क्या थे? आपके भारतीय सदस्य थे। अब ये जो आपके कौन है? KG सैयदन है, ये मुदालियार आयोग में भी रह चुके हैं। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो आपने दोस्तों क्या कोशिश करनी कि आप इनके सारे के सारे सदस्यों को याद कर लेकर, आपको सारे के सारे सदस्य याद नहीं हो पाते तो आपने अध्यक्ष, सचिव, है ना, और जो आपके कौन हो गए? मुदालियार आयोग में भी थे KG सैयदन, तो इनको ध्यान रखने की कोशिश करना है। और इसी के साथ साथ आपने कोशिश करना है कि जो जितने भी विदेशी सदस्य थे, विदेशी सदस्य आपको सारे के सारे 6 याद होनी चाहिए। कई बार विदेशी सदस्यों की संख्या पूछ लेते हैं, तो विदेशी सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 है। तो पहले आपके JF मैकडुगल, तो ये क्या थे? आपके इस आयोग के सह सचिव भी थे, ठीक है। और उस समय कहाँ थे ये? संचालक शिक्षा विभाग, यूनेस्को पेरिस में थे। दूसरे आता है आपके HL एल्विन, ये कहाँ से थे? आपके लंदन विश्वविद्यालय से थे। अगले आते हैं आपके सदातोशी गोहारा, ये कहाँ से थे? आपके जापान से थे। अगले आते हैं आपका रोजेल रेवेल, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय से थे। और SA शुभावोस्की, जो कहाँ से थे? आपके मॉस्को रूस से थे। अगले आते हैं आपके MJ थॉमस, ठीक है, तो ये कहाँ से थे? आपके फ्रांस से थे। तो आपको दोस्तों कोशिश करनी है, पहले तो आपको 17 के 17, ठीक है, सदस्य याद हो जाए। अगर आपको 17 के 17 सदस्य याद नहीं होते तो पहले 3 इंपॉर्टेंट जो मैंने भारतीय बताए और ये 6 विदेशी सदस्य तो आपको याद होने ही चाहिए। आपको कोशिश करिए, आप अगर बार बार देखेंगे तो आपके ये सारे के सारे सदस्य याद हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि पिछले आयोग ने 2 विधियों द्वारा, ठीक है, तत्कालीन शिक्षा की कमी का पता लगाया था, तो वही 2 विधियां इन्होंने भी अपनाई। अब देखिए, ठीक है, काम के 2 विधियों का क्या है, ठीक है। इन्होंने जो प्रतिवेदन, यानी इन्होंने जो प्रतिवेदन का मतलब क्या है, इन्होंने पहले
लोगों से पूछा या जो उस समय शिक्षा पद्धति थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और उसकी कमियां देखी और उस कमियों के बारे में बताया, तो उसे क्या कहा गया? आपका प्रतिवेदन। तो इसने कौन कौन सी विधियां अपनाई? दो, एक तो निरीक्षण एवं साक्षात्कार, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों, अध्यापकों और प्रशासकों का साक्षात्कार। यानी अब परेशानियां किससे पता लगेंगी? एक तो जो विद्यालयों में जो छात्र पढ़ रहे हैं, अध्यापक हैं और जो उनको चला रहे हैं, तो उनका साक्षात्कार किया, है ना। दूसरा, इस रिपोर्ट को शिक्षा का विश्वकोश भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जो ये इस आयोग ने जो प्रतिवेदन किया उसे किस नाम से? शिक्षा का विश्वकोश के नाम से भी प्रदर्शित किया। तो आपसे पूछा जाता है किस आयोग का प्रतिवेदन शिक्षा का विश्वकोश के नाम से प्रकाशित हुआ? तो किसका हुआ? आपका कोठारी आयोग का हुआ। अब दूसरी जो इन्होंने पद्धति अपनाई, कौन सी? प्रश्नावली पद्धति, है ना। अब देखिए, जैसे हमारा पहला आयोग था, कौन सा आयोग था हमारा? ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग। तो उसने भी क्या की थी? कुछ प्रश्नावलियां तैयार की थी, है ना। और वो प्रश्नावलियां उन्होंने कितने लोगों को भेजी थी? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, है ना। जब उन्होंने बनाया था आपका, ठीक है, जो हमारा क्या बना हुआ था? माध्यमिक सॉरी, जो हमारा क्या था? सबसे पहला आयोग था, कौन सा आयोग था हमारा? सबसे पहला विश्वविद्यालय आयोग। तो उसने भी कुछ क्या किया था? आपके प्रश्नावली तैयार की थी और प्रश्नावली उसने लोगों को भेजी थी, है ना, और उनसे उनकी समस्याओं जानने की कोशिश की। तो उसी प्रकार का कुछ इसने भी अपनाया। इसने क्या किया? आयोग ने शिक्षा की समस्याओं की एक प्रश्नावली तैयार की और 5000 व्यक्तियों को भेजी, जिनमें से 2400 वापस आई। इस कार्य के लिए उन्होंने क्या बनाए? 7 कार्य समूह बनाए। यानी जो उन्होंने तत्कालीन शिक्षा के संबंध में जो जानकारियां प्राप्त करनी थी, तो उसके लिए कितने समूहों का गठन किया गया था? 7 समूहों का गठन किया गया था। अब देखो, ठीक है, इसकी स्थापना तो मैंने आपको बताई 14 जुलाई 1964 को हुई थी। अब जब इसने सारी रिपोर्ट बना ली, यानी शिक्षा की तत्कालीन शिक्षा की समस्याएं जान ली, तो उस समस्या को दूर करने के लिए इसने अपने कुछ सुझाव दिए। और वो सुझाव इसने कब दिए? 29 जून 1966 को आयोग ने 692 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से सौंपा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से अपना प्रतिवेदन किस आयोग ने सौंपा? तो किस आयोग ने सौंपा था? आपका कोठारी आयोग ने सौंपा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके द्वारा सौंपा गया था? आपका कोठारी आयोग के द्वारा सौंपा गया था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से। अब देखिए, जिस समय इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उस समय जो आपके शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? MC छांगला जी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोठारी आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? MC छांगला जी थे। चलिए, अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया। तो शिक्षा के प्रशासन के संबंध में सुझाव। तो पहली बात तो इन्होंने क्या कही कि जो शिक्षा है, शिक्षा को क्या माना जाए? शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का माना जाए और उसके लिए राष्ट्रीय नीति बने। तो इन्होंने, ये ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की बात की, है ना। इन्होंने क्या कहा? केंद्र में, यानी जो केंद्रीय सरकार है उसको नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाना चाहिए और जो राज्य सरकार है उसको क्या बनाना चाहिए? स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाना चाहिए। अब देखो, इस आयोग का एक और फेमस कोट है, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो आपसे कई बार ये सीधे सीधे कोट पूछ लिया जाता है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये किस आयोग का कथन है? तो ये किस आयोग का कथन है? कोठारी आयोग का कथन है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है और काफ़ी पेपरों में पूछा भी गया है, काफ़ी एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सलाहकार व शिक्षा सचिव हेतु योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाए। तो ये भी है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब को और अधिकार दिए जाए। तो आपको याद रखना है कि कैब को और अधिकार देने की बात किसके द्वारा की गई थी? तो कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। चलिए, अब आगे बात कर रहे हैं। NCERT को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का कार्यभार सौंपा जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि किस आयोग का सुझाव था कि NCERT को अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा का भार सौंपा जाए? तो किसका था? आपका कोठारी आयोग का था। अब आगे हम बात करें शिक्षा के वित्त के संबंध में सुझाव। तो कोठारी आयोग ने शिक्षा के वित्त के संबंध में क्या क्या सुझाव दिए, उनको देखते हैं। सरकार को 12 रुपए के स्थान पर प्रति छात्र 54 रुपए व्यय होगा, अतः केंद्र सरकार को अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करे। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, तो जो शिक्षा में जो कुल बजट का 6% खर्च करने की बात किसके द्वारा कही गई है? आपके द्वारा, कोठारी आयोग के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? कोठारी आयोग के द्वारा ये बात कही गई है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि शिक्षा में कुल आय का 6% व्यय करने की बात किसके द्वारा कही गई? तो किसके द्वारा कही गई है? कोठारी आयोग के द्वारा ही ये बात कही गई है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपको जिनके ऊपर मैं स्टार्ट करूंगा वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। राज्यों में स्थानीय संस्थाओं को उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षाओं का वित्तीय भार सौंपा जाए। अब स्थानीय संस्थाएं यानी जो पंचायतें हैं ना, तो जो स्थानीय स्तर पर जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है, और ये बात आपका जब आपका सन 1993 में है ना,
क्या हुआ, पंचायती एक्ट और नगर पालिका एक्ट लागू हो, तो वहाँ पर भी जो प्राथमिक शिक्षा के है ना, तो उसको भी किसको सौंपने की बात कही गई है, स्थानीय सरकारों को सौंपने की बात कही गई है, यानी आपकी नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, इनको सौंपने की बात कही गई है, लेकिन जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा का वित्तीय भार सौंपने की बात किसके द्वारा कही गई है, कोठारी आयोग के द्वारा। व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक धन प्राप्त किया जाए, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो शिक्षा के नियोजन संबंधी सुझाव, तो शिक्षा के नियोजन के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए हैं उसकी बात हम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन का आरंभ सार्जेंट योजना 1944 के साथ शुरू हुआ था, परंतु वह 40 वर्षीय योजना थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन का कार्य सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुआ, सार्जेंट योजना है ना, जो कि अंग्रेजों के समय 1944 में आई थी, तो उससे शुरू हुआ था। अब देखिए शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है, ये भी किसके द्वारा कहा गया था, कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया था। ये तो ये कोड भी आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है, किसके द्वारा, किसका कथन है, कोठारी आयोग का कथन है। तो चलिए हम नियोजन की बात कर रहे थे, तो उसको आगे चलते हैं। विद्यालय शिक्षा का नियोजन स्थानीय निकाय और राज्य सरकारें मिलकर करें, और उच्च शिक्षा नियोजन प्रांतीय और केंद्रीय सरकारें मिलकर करें। तो देखिए उनकी जो हमारी यह माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा है, तो उसका नियोजन यानी उसकी देखभाल किसके द्वारा किया जाए, या उसके लिए जो नियम कानून बनाने किसके द्वारा किया जाए, स्थानीय निकाय, यानी जो हमारी क्या होगी, लोकल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें। और जो उच्च शिक्षा है, तो उच्च शिक्षा में प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए, नियम कानून बनाए जाने चाहिए और उनका नियोजन किया जाना चाहिए। तो आपको याद रखना है जो प्रारंभिक यानी प्रारंभिक से लेकर जो माध्यमिक तक की शिक्षा है, वो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसको और राज्य सरकारों को मिलकर देखनी है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए इनके द्वारा क्या कहा गया कि उच्च शिक्षा किसके द्वारा देखी जाएगी, आपकी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा देखी जाएगी। चलिए अब आगे बात करें। शैक्षिक नियोजन इस प्रकार किया जाए कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा 70% बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा हो और 30% मेधावी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त प्रवेश ले सके। अब देखिए जो कोठारी आयोग थे उसने क्या कहा था कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको क्या मिले, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात किसके द्वारा की गई थी, कोठारी आयोग के द्वारा की थी। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जो 12वीं तक की शिक्षा यानी जैसे बच्चा 12वीं कर ले तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, पर्याप्त शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय ये आयोग बना था तो आपको पता है उस समय हमारे देश में क्या था, अधिकतर बच्चे क्या चाहते थे, ठीक है, उनके घर में क्या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी, वो पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान नहीं देते थे और क्या चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो कुछ रोजगार करें और अपने परिवार की सहायता कर सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग ने क्या कहा था कि 12वीं तक की जो शिक्षा है वो 70% बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, पूर्ण शिक्षा, यानी उसके बाद वो अपना कोई ना कोई रोजगार कर सके। और जो 30% छात्र जो क्या है, ठीक है, मेधावी हैं, वो कहाँ जा पाए, उच्च शिक्षा में जा पाए। तो ये सुझाव भी किसके द्वारा दिया गया था, आपके पास कोठारी आयोग के ही द्वारा दिया गया था। तो ये चीज़ भी आपको क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। चलिए अगर हम आगे बात करें, शिक्षा बजट की राशि का 2/3 सामान्य शिक्षा पर और 1/3 उच्च शिक्षा पर व्यय हो। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही आपके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो शिक्षा बजट का जो बजट का है ना, यानी जितना भी मानवाद शिक्षा पर अगर 100 रुपये खर्च हो रहा है तो उसका 2/3 यानी 2/3 है ना, या चलो आप मानो शिक्षा पर 150 रुपये खर्च हो रहा है तो उसको 2/3 कहाँ खर्च होना चाहिए, आपका सामान्य शिक्षा यानी 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा पर, और उसका 1/3 कहाँ खर्च होना चाहिए, उच्च शिक्षा पर। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बना जा सकता है कि किस आयोग ने कहा था कि शिक्षा बजट का 2/3 ठीक है प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा पर खर्च होना चाहिए थी, किसने कहा था, कोठारी आयोग पर। या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस आयोग का सुझाव था कि उच्च शिक्षा पर कुल शिक्षा बजट का 1/3 खर्च होना चाहिए। तो किसका था, ये भी कोठारी आयोग का ही सुझाव था। अब हम आगे बात करें तो शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव। अब देखिए उन्होंने इसके लिए क्या क्या बात की, तो यहाँ पर देखते हैं इस आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 से काम करना शुरू किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1964 को हुई थी, लेकिन इसने कार्य करना कब से शुरू किया, आपका कार्य करना इसने शुरू किया 2 अक्टूबर 1964। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि कोठारी आयोग के द्वारा कार्य कब शुरू किया गया, तो कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 1964। इनके द्वारा कार्य करने के लिए 7 कार्य समूह बनाए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोठारी आयोग द्वारा अपना कार्य करने के लिए कितने कार्य समूहों की स्थापना की गई थी, 7 कार्य समूह। अब ये कार्य समूह कौन कौन से थे, आप ध्यान रख लें। कई बार आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन से
कार्य समूह कोठारी आयोग से संबंधित। तो सबसे पहले तो क्या हो गया आपका विद्यालय शिक्षा हो गया है ना, यानी 12वीं तक की होगी। फिर कौन हो गया आपका दूसरा हो गया आपका तकनीकी शिक्षा। अगला हो गया आपका कौन सा कृषि शिक्षा। अगला कौन सा होगा आपका व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा है ना। 1 2 3 4 5 ये हो गया है ना। तो ये आपके कौन सा हो गया, इनके द्वारा 7 कार्य समूह बनाया था, जिनमें से कि 5 मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। तो आपको ये 5 के 5 कार्य समूह याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोट्स में लिखी है, ये आपके 2019 लेक्चरर एग्जाम में भी आया था। DS कोठारी एक भारतीय वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने एक किताब एटम एंड सेल्फ भी लिखी थी। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस आयोग के सदस्य अध्यक्ष वैज्ञानिक भी थे। कौन से थे, कोठारी आयोग के सदस्य। DS कोठारी कौन थे, एक वैज्ञानिक भी थे। और एक बार CTET में इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया था, एटम एंड सेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो DS कोठारी जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम आगे अपनी चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिए। तो कौन था आपका कोठारी आयोग। ठीक है, अब देखिए द 4 मेन थीम्स ऑफ द कमीशन, यानी जो कोठारी आयोग था उस कोठारी आयोग के कुछ 4 मुख्य सुझाव थे, है ना। मतलब थीम थी। थीम मतलब आप समझ रहे हो, थीम का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, यानी हमें क्या मुख्य चीज़ें हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हमारी शिक्षा का स्तर सुधारा जा सकता है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी मुख्य बिंदुएं थे इनके। पहले तो क्या था, उत्पादकता में वृद्धि, यानी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो हमारी उत्पादकता में वृद्धि कर सके, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी में भी वृद्धि हो। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, दूसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ावा देना था। शिक्षा और आधुनिकीकरण, ठीक है, यानी जो शिक्षा है उसका आधुनिकीकरण करना, ताकि हम ठीक है स्मार्ट तरीके से पढ़ सके। अगला क्या है, सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो ये 4 क्या थे आपकी कोठारी आयोग के जो क्या थी थीम थी। चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षा की संरचना के बारे में। सिफारिश, शिक्षा की संरचना यानी किस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी क्लास तक। अब देखिए इन्होंने सर्वप्रथम 10+2+3 की संरचना की सिफारिश की। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है किस आयोग द्वारा सर्वप्रथम 10+2+3 की संरचना प्रस्तावित की गई थी। वो तो कौन सा था आपका कोठारी आयोग। अब देखिए 10 मतलब जो हम कक्षा 10वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद +2 यानी 12वीं तक, और 3 साल यानी ग्रेजुएशन। अब देखिए इन्होंने पूर्व माध्यमिक शिक्षा की बात भी की। इन्होंने क्या कहा, 1 से 3 वर्ष की अवधि, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो स्कूल जाने से पूर्व जो बच्चा पढ़ता है तो उसको क्या बोला इन्होंने, पूर्व प्राथमिक शिक्षा बोला। वो कब से होनी चाहिए, 3 साल तक की अवधि, यानी 3 साल की अवधि तक की होनी चाहिए। यानी कोई बच्चा, ठीक है, यानी 3 से 6 साल तक, यानी जब बच्चा 3 साल का हो जाए तो उसे कहाँ डाल दिया जाए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी आंगनबाड़ी वगैरह जो चल रहे हैं ना, तो वहाँ डाल दिया जाए। कब डाल दिया जाए, 3 साल, है ना, मिनिमम 3 साल, 4 साल में भी डाल सकते हो और 5 साल में भी। तो यानी 6 साल होने से पहला बच्चा 1 2 3 साल, यानी जिस भी साल वो आंगनबाड़ी जाएगा तो कम से कम 3 साल, या ठीक है मतलब अधिक से अधिक 3 साल, और उससे कम 1 या 2 साल तक वो कहाँ रहेगा, आंगनबाड़ी में ही रहेगा। उसी के बाद उसको पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। तो यानी अगर हम कहें यहाँ से तो कोठारी आयोग के अनुसार, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा यानी प्रारंभिक कक्षा यानी कक्षा 1 में जो प्रवेश की आयु है वो कितनी है, 6 है। जो कि आप देख रहे हो हमारा जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना 2020, तो उसमें भी जो प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 में जो एडमिशन की आयु बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 6 साल बताई गई है। अब निम्न प्राथमिक शिक्षा, अब निम्न प्राथमिक शिक्षा से इनका तात्पर्य कहाँ तक, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। तो इन्होंने क्या कहा, ये 4 से 5 वर्ष की अवधि होनी चाहिए, यानी ठीक है 4 से 5 वर्ष की अवधि। जब क्लास 1 से 5 तक जाएगा तो 5 वर्ष की अवधि हो ही जाएगी, और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी, 6 वर्ष, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। अब उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य इनका कहाँ था, क्लास 6 से क्लास 8 तक। तो 4 या 3 वर्ष की अवधि। अब देखिए आप 6 7 8, तो यानी कितने वर्ष की होगी, 3 वर्ष की ये होगी। तो इतने वर्ष की अवधि। अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षा, तो अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बनाए हैं तो वही मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के इन्होंने 2 भागों में बांटा, निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। निम्न प्राथमिक इन्होंने क्या कही, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यानी 5 वर्ष की अवधि, और उच्च प्राथमिक इन्होंने यानी 6 से 8 तक क्या कही इन्होंने, ठीक है, ठीक है। इसको कितने अवधि का है, 3 या 4 वर्ष की अवधि का। अब देखिए अब इन्होंने क्या क्या कहा, कक्षा 1 से 4 तक हमें क्या देनी है, शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देनी है, और सब्जेक्ट क्या है, क्या होने चाहिए, गणित होना चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा होनी चाहिए, क्रिएटिव, ठीक है,
और क्या होनी चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए जो बच्चा स्किल कर पाए, है ना, क्रिएटिविटी स्टडीज, है ना, क्रिएटिव स्टडीज एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो यानी इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस को भी शामिल किया, ठीक है। अब देखिए, अब 5 से 8 में इन्होंने क्या कहा, 2 भाषा, यानी एक तो आपकी क्षेत्रीय भाषा होगी और दूसरी कोई और भाषा, उसके अतिरिक्त गणित हो गया आपके पास, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, कला, शारीरिक शिक्षा और वर्क एक्सपीरियंस, यानी इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस को शामिल करने वाला आयोग कौन सा था, तो कौन था, कोठारी आयोग, ठीक है। अब हम बात करें माध्यमिक शिक्षा, तो माध्यमिक शिक्षा यानी 9 से 10, तो इन्होंने क्या कहा था, सामान्य वर्ग और व्यावसायिक वर्ग। अब इन्होंने यहाँ पे ही जो माध्यमिक शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया था, एक को क्या बोलो इन्होंने सामान्य वर्ग और दूसरे को क्या बोलो ना, व्यावसायिक वर्ग, है ना। अब देखियो, अब यहाँ पर क्या क्या था आपका, इन्होंने क्या कहा, जो माध्यमिक शिक्षा है यहाँ पर 3 भाषाएं होनी चाहिए और 3 भाषाओं के साथ साथ क्या, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, शारीरिक शिक्षा, वर्क एक्सपीरियंस और मॉरल स्टडीज। तो यानी जो माध्यमिक शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने मॉरल स्टडीज को भी शामिल कर दिया। और जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा था, निम्न प्राथमिक में था, तो वहां पर उसके क्या कहा उन्होंने, जो उसकी मातृभाषा है, जब उच्च प्राथमिक में गया तो उसको क्या 2 भाषाएं बोली, जब माध्यमिक में आया यानी 9 से 10 आया तो क्या बोली, 3 भाषाएं बोली। अब इसके बाद हम बात करें उच्चतर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक का अर्थ आप समझ गए होंगे क्या, कक्षा 11 और 12, तो 11 और 12 को क्या बोला जाता है, उच्चतर माध्यमिक। अब यहाँ पर भी इन्होंने वही बांटा, सामान्य वर्ग और व्यावसायिक वर्ग, है ना, तो 2 वर्ष की अवधि सामान्य वर्ग और व्यावसायिक वर्ग के लिए उन्होंने क्या क्या, 2 या 3 वर्ष की अवधि। अब यहाँ पर इन्होंने जो पाठ्यक्रम रखा वो क्या क्या रखा था इन्होंने, देखिए, ठीक है, 2 भाषा बोला, कोई भी 3 विषय, कला, शारीरिक शिक्षा, वर्क एक्सपीरियंस और मॉरल स्टडीज, 3 विषय जैसा आपको पता है, ठीक है। जैसे आपके वर्ग बढ़ जाते हैं तो जो साइंस लेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या ठीक है एग्रीकल्चर वगैरह, इस तरीके से तो आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सुझाव किसके द्वारा दिए गए थे, शिक्षा की संरचना के बारे में, कोठारी आयोग। अब बात करें हम स्नातक स्तर पर, तो स्नातक स्तर पर इन्होंने शिक्षा को किस प्रकार बांटा, वही सामान्य वर्ग और इंजीनियरिंग एवं मेडिकल। अब देखो, जो सामान्य वर्ग यानी कला विज्ञान, अब जो सामान्य वर्ग था उसको 3 संकायों में बांट दिया, कला संकाय, विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय, 3 वर्ष की अवधि बताएं। अब जो इंजीनियरिंग एवं मेडिकल था उसको कितने, 3 से 4 वर्ष की अवधि, है ना। प्रास्नातक को इन्होंने क्या कहा, 2 या 3 वर्ष की अवधि, यानी जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन को इन्होंने क्या कहा, 2 या 3 साल में पूरा होना चाहिए। अब उसके बाद जो अनुसंधान कार्य था, अनुसंधान कार्य भी इन्होंने कितना बताया आपका, 2 या 3 वर्ष की अवधि में ही पूरा होना चाहिए। अब इसके बाद जो इनकी आगे की महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, उन महत्वपूर्ण सिफारिशों पर हम चर्चा करते हैं या उनको देखते हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षक बोर्ड की स्थापना की जाए, तो आपसे पूछा जाएगा किस आयोग ने प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षक बोर्ड की स्थापना की बात कही, तो किसने कही, कोठारी आयोग के द्वारा ही कही गई थी। 25% सेकेंडरी स्कूल को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में बदलने की सिफारिश की, है ना। तो सेकेंडरी स्कूल मतलब क्या होगी, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा होगी तो उसको किस में बदलने की बात कही उन्होंने, व्यावसायिक प्रशिक्षण में बदलने की बात कही। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार भी आया था, पंचमुखी कार्यक्रम की सिफारिश भी किसके द्वारा की गई थी, कोठारी आयोग के ही द्वारा की गई थी। आपसे पूछा था कि पंचमुखी कार्यक्रम की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, कोठारी आयोग। अब पंच पद प्रणाली, वो कौन सा आयोग था आपका, जो हमने पहले पढ़ा था, यानी जो कौन सा था हमारा विश्वविद्यालय आयोग, पंच पद प्रणाली उसके द्वारा। लेकिन पंचमुखी कार्यक्रम की बात करेंगे तो पंचमुखी कार्यक्रम कोठारी आयोग के द्वारा लागू करने की बात कही गई थी। विज्ञान की शिक्षा लड़की और लड़कों दोनों को दी जाए और सबका कार्यक्रम समान हो, ठीक है। तो इस तरीके की बात भी किसके द्वारा की गई थी, कोठारी आयोग। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए जिसके ऊपर मैंने स्टार बनाया, पड़ोसी स्कूल की सिफारिश भी कोठारी आयोग की 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक स्कूल होना चाहिए। अब देखिए, आपसे कहा जाता है, ठीक है, पड़ोसी स्कूल की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो कोठारी आयोग की। और दूसरी जो बात इन्होंने कही थी कि 1 किलोमीटर के दायरे में क्या होना चाहिए आपका, प्राथमिक स्कूल, और 3 किलोमीटर के दायरे में आपका क्या होना चाहिए, माध्यमिक स्कूल खोले जाने चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए आगे बात करें, केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड तथा भारतीय शिक्षा सेवा और राज्य में राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। तो आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र में भारतीय शिक्षा सेवा और राज्य में राज्य शिक्षा सेवा गठन की बात किसके द्वारा कहेगी, तो कोठारी आयोग के द्वारा ही ये बात कही गई है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये। छात्रों और छात्राओं के लिए सह स्कूल खोले जाए, है ना, कोएडेड स्कूल खोलने की बात भी किसके द्वारा कही गई, इन्हीं के द्वारा कही गई। बालिकाओं हेतु माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क की जाए, ये भी किसके द्वारा कही गई थी आपकी,
कोठारी आयोग के द्वारा ही कही गई थी। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, जो कॉमन स्कूल सिस्टम है, तो कॉमन स्कूल सिस्टम की बात किसके द्वारा कही गई है? आपकी कोठारी आयोग के द्वारा कही गई थी। यानी कॉमन स्कूल सिस्टम में इन्होंने क्या कहने की कोशिश की कि बच्चों को किसी बिना भेदभाव, है ना, अमीर गरीब जात पात के सभी को एक ही स्कूल में पढ़ाया जाए, यानी अलग अलग प्रकार का विभाजन न किया जाए। ठीक है, तो ये बात भी किसके द्वारा कही गई? कोठारी आयोग के द्वारा ही कही गई थी। त्रिभाषिक सूत्र भी कोठारी आयोग के द्वारा गया था। अब देखिए, जो इनका त्रिभाषिक सूत्र था, यानी छात्र को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए थी। अब उसके बारे में इन्होंने क्या कहा? जो हिंदी भाषा क्षेत्र हैं वहाँ पर पहली भाषा तो क्या होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। दूसरी क्या होगी? अंग्रेजी, और कोई भी आधुनिक भाषा। ठीक है, तो इनको जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उसके लिए क्या कहा इन्होंने? पहली तो हिंदी होगी, दूसरी अंग्रेजी, और तीसरी कोई भी एक आधुनिक भाषा। अब जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे तो वहाँ इन्होंने क्या कहा? क्षेत्रीय भाषा, यानी जो भी वहाँ चलती होगी, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, जो भी चलती होगी वो। दूसरी इन्होंने क्या कही? हिंदी, और तीसरी क्या कही इन्होंने? अंग्रेजी कही। ठीक है, हिंदी को संयोजक भाषा का रूप दिया जाए। ये किसने कहा? संयोजक मतलब जोड़ने वाली। तो इन्होंने क्या कहा? जो हिंदी है वो संपूर्ण भारत में जोड़ने वाले भाषा के तौर पर कार्य करे। अंग्रेजी को संपर्क भाषा कहा, किसके द्वारा? कोठारी आयोग। तो आपसे इससे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हिंदी को संयोजक भाषा बनाने की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो किस आयोग के द्वारा की गई थी? आपकी कोठारी आयोग के द्वारा। ठीक है, और संपर्क भाषा किसे कहा था कोठारी आयोग ने? अंग्रेजी को। अब आगे बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 230 होनी चाहिए। ठीक है, अगला, कक्षा 10 के बाद छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी दी जाए। जो आप देखते ही हो आजकल, ठीक है, 10वीं के बाद हमारे क्या होते हैं? स्ट्रीम बढ़ती है, साइंस और आर्ट। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए, प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की बात किसके द्वारा कही गई दोस्तों? कोठारी आयोग के ही द्वारा प्रौढ़ शिक्षा आयोग को स्थापित करने की बात कही गई। अगला देखते हैं, केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, जो सामान्य महिलाओं को साक्षर बनाने हेतु केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संक्षिप्त कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए। यानी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जो निरक्षर महिलाएं हैं उनको क्या साक्षर करने के हेतु कोई पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, ऐसी सिफारिश भी किसके द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग के ही द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। ठीक है, विद्यालयों में नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ये भी आकाशवाणी के सहयोग से पाठों का प्रसारण किया जाए। यानी रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की बात भी किसके द्वारा की गई? कोठारी आयोग के ही द्वारा की गई है। छात्र छात्राओं के लिए निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से ही की जाए। तो यानी सर्वप्रथम निर्देशन, ठीक है, यानी काउंसलिंग की व्यवस्था किसके द्वारा कही गई थी? कोठारी आयोग के ही द्वारा कही गई थी। 10 विद्यालयों पर एक निर्देशन परामर्श अधिकारी नियुक्त किया जाए, और निर्देशन परामर्श अधिकारी नियुक्त करने की बात भी किसके द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग। और कितने विद्यालयों पर? 10 विद्यालयों पर कम से कम एक निर्देशन यानी करियर काउंसलिंग अधिकारी नियुक्त करने की बात कही गई थी। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कक्षा 10 के अंत में पूरे प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करे और वही उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र दे। कि जैसा कि आपको पता ही कि वर्तमान में क्या होती है आपकी कक्षा 10 के बाद ही क्या होती है आपकी पहली सार्वजनिक परीक्षा, यानी जिसे आप क्या कहते हो बोर्ड परीक्षा, वो भी कक्षा 10 के बाद ही होती है। वो भी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग के ही द्वारा की गई थी। बोर्ड की परीक्षा में श्रेणी के स्थान पर ग्रेड प्रणाली अपनाई जाए। तो ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात भी कोठारी आयोग के ही द्वारा की गई थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 11 से 14 वर्ष की सभी बालिकाओं जो किसी कारण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, 1 वर्षीय साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाए। तो यानी 1 वर्षीय साक्षरता कार्यक्रम चलाने की बात किसके द्वारा कही गई थी? कोठारी आयोग के द्वारा ही कही गई थी। चलिए, अच्छा, अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कक्षा 10 पर क्या की जाए? पहली बार सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन किया जाए। कक्षा 1 से 4 तक केवल आंतरिक मूल्यांकन द्वारा कक्षोन्नति हो। ठीक है, 1 से 4 तक कक्षोन्नति की उसके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर हो, और 5 में जिले स्तर पर बाह्य परीक्षा की जाए। यानी कक्षा 5, जैसा आपने सुना होगा पुराने जमाने के कक्षा 5 में भी बोर्ड होता था, तो वही बात किसने की? कोठारी आयोग ने, कि जो कक्षा 5 पर क्या हो बाह्य परीक्षा, और ये बाह्य परीक्षा जिले स्तर पर ही हो। ठीक है, तो अब आगे बात करें, विद्यालय संकुल का निर्माण यथाशीघ्र
किया जाए। तो ये बात भी किसके द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग के ही द्वारा की गई थी। चलिए अब हम देखते हैं कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में क्या क्या सुझाव दिए। अभी तक तो जो भी सिफारिशें हमने पढ़ी वो स्कूली शिक्षा के संबंध में थी। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं? विश्वविद्यालयों के बारे में, इनके द्वारा क्या क्या सिफारिश की गई थी। यूजीसी का पुनर्गठन किया जाए, इसके कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके पुनर्गठन की बात किसने कही थी? कोठारी आयोग ने कही थी। और इसके 1/3 सदस्य कहाँ से संबंधित होने चाहिए? विश्वविद्यालयों से ही संबंधित होने चाहिए। अगली बात जो इनको यूजीसी को उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने के साथ साथ उनका निरीक्षण का भी अधिकार दिया जाए। पहले तक तो क्या था, जो आपको पता है, जो यूजीसी था वो केवल क्या करता था? अनुदान देने का ही काम करता था। अब जो हमारा क्या है, कोठारी आयोग है, उसने क्या कहा था? यूजीसी को विश्वविद्यालयों का निरीक्षण का भी अधिकार दिया जाए, यानी वो वहाँ जाकर ये भी चेक करे कि वो किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली या किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं। कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा की उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए यूजीसी की भांति अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? यूजीसी तो सभी विश्वविद्यालयों को देख रही है, लेकिन कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के लिए अलग से क्या किया जाए? किसी बॉडी का निर्माण किया जाए जो इनकी शिक्षा का देखरेख कर सके। सभी विश्वविद्यालयों को अंतर विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य बनाया जाए। ये भी इंपॉर्टेंट सिफारिश है दोस्तों। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद में 15 से 20 सदस्य होने चाहिए और विश्वविद्यालय का कुलपति इसका अध्यक्ष होना चाहिए। यानी जो किसी भी विश्वविद्यालय की जो गवर्निंग बॉडी होती है तो उसमें 15 से 20 सदस्य होने चाहिए और जिसका सचिव क्या होना चाहिए? उसका कुलपति होना चाहिए। विश्वविद्यालयों की शैक्षिक परिषदों में छात्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। यानी इसके द्वारा जो कुलपति का कार्यकाल भी निर्धारित कर दिया गया। वो कितना कहा इन्होंने? 5 वर्ष। और उसकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी कही उन्होंने? 65 वर्ष होनी चाहिए। आगे इन्होंने क्या कहा? महिला विश्वविद्यालय खोलने की बात भी कही। तो महिला विश्वविद्यालय खोलने की बात किसके द्वारा कही गई दोस्तों? कोठारी आयोग के ही द्वारा कही गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। नए विश्वविद्यालय यूजीसी की स्वीकृति के बाद ही स्थापित किए जाए और तभी स्थापित किए जाए जब उनमें शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में सहायता मिले। यानी इन्होंने क्या कहा कि जो कॉलेजेस आपके कुकुरमुत्ते की तरह खुल रहे हैं, यानी हर जगह यहाँ वहाँ खुल रहे हैं, वो ऐसे नहीं खुलने चाहिए, बल्कि जब यूजीसी सिफारिश करे और ये देखिए कि हाँ भाई इस कॉलेज को खोलने से कुछ ना कुछ लाभ होगा शिक्षा के स्तर में, तभी उसे खोला जाए, अन्यथा के मामले में उसे ना खोला जाए। अब आगे देखिए। कुछ विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा और शोध कार्य पर बल दिया जाए और उन्हें वरिष्ठ विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाए। प्रारंभ में केवल 6 वरिष्ठ विश्वविद्यालय। अब इन्होंने क्या कहा कि कुछ कॉलेजों में केवल क्या होनी चाहिए? आपकी पीजी चलनी चाहिए और साथ ही साथ शोध कार्य होने चाहिए। और इस प्रकार के विश्वविद्यालय को उन्होंने क्या कहा? वरिष्ठ विश्वविद्यालय। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वरिष्ठ विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। एक महाविद्यालय में 500 से 1000 तक छात्र छात्राएं होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा कि जो एक डिग्री कॉलेज है तो उसमें अधिक, या महाविद्यालय है, उसमें अधिकतम कितने छात्र होने चाहिए? न्यूनतम 500 और अधिकतम 1000, क्योंकि उससे ज़्यादा होते हैं तो फिर ना तो वहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि वो बच्चे वहाँ बैठ पाए और ना ही वहाँ इतने अध्यापक होते हैं कि उन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा पाए। कुछ उत्तम श्रेणी के महाविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में स्थापित किया गया। इन्होंने क्या कहा कि जो अच्छे जो कॉलेज क्या कर रहे हैं, शिक्षा के मामले में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें ऑटोनोमस यानी उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाए, अपने पेपर खुद करवा सकें, है ना, अपने जो शिक्षण स्टाफ है उनको, कर्मचारियों को स्वयं रख पाएँ, है ना। तो इस प्रकार की सिफारिश भी किसके द्वारा की गई थी? यानी स्वायत्त शासी महाविद्यालय खोलने की सिफारिश किसके द्वारा की गई दोस्तों? कोठारी आयोग के ही द्वारा की गई थी। स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम 3 वर्ष का किया जाए और इस स्तर पर सामान्य और ऑनर्स दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो ग्रेजुएशन होता है वो सामान्यतः कितने साल का होता है? 3 साल का ही होता है। लेकिन अगर कोई ऑनर्स कार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो उसको 4 वर्ष की करनी पड़ती है। जैसे आप क्या करते हो, ठीक है, कुछ ऑनर करते हो, जैसे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रहे हो तो आपको 4 साल का करने को मिलता है ना। तो ये चीज़ें उन्होंने कही। स्नातक स्तर पर 1 या 2 विषयों का गहन अध्ययन अवश्य हो। ठीक है, स्नातक स्तर पर जो 1 या 2 विषय हैं उनके गहन अध्ययन की बात भी इसके द्वारा कही गई थी। उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं और शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन की व्यवस्था की जाए। तो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था करने की बात किसके द्वारा कही गई थी? कोठारी आयोग के द्वारा। विदेशी भाषा के तौर पर इन्होंने क्या कहा? अंग्रेजी और रूसी भाषा को पढ़ने की बात कही। सभी विश्वविद्यालयों के अंतर विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य बनना चाहिए। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। ठीक है,
इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का सदस्य बनना चाहिए, ठीक है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं IUBE भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही होगी तो कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा आपको एक ही बार में सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। अलग अलग पार्ट में बनाने में दोस्तों दिक्कत ये है कि क्योंकि अब समय कम बचा है, तो जिसे पढ़ना होगा वो क्या पढ़ेगा, थोड़ा समय लगाकर पढ़ ही लेगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति समाप्त की जाए और चिंतन की प्रवृत्ति का विकास किया जाए। तो ये तो लगभग हर आयोग की सिफारिश थी, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। चलिए आगे चलते हैं। नए शिक्षकों की नियुक्ति ग्रीष्म काल में की जाए, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा, जो नए शिक्षकों की नियुक्ति है कब की जानी चाहिए, ग्रीष्म काल में ही की जानी, यानी गर्मियों में ही की जानी चाहिए, क्योंकि उस समय सत्र आपका जुलाई से शुरू होता था, तो इस कारण उन्होंने ये सिफारिश की थी। किसी भी शिक्षक को एक समय 7 दिन से अधिक का अवकाश न दिया जाए, ये तो ये बात भी। परीक्षकों को अधिक से अधिक 500 उत्तर पुस्तिकाएं दी जाए और उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षण हेतु कई पारिश्रमिक न दिया जाए। अब इन्होंने क्या कहा, जब आपकी कॉपियां चेक होती तो एक परीक्षक को अधिक से अधिक कितनी कॉपियां दी जाए, 500, और उसके लिए पैसा ना दिया जाए, यानी जो कॉपियां चेक करते हैं उसके लिए उनको पैसा ना दिया जाए। क्यों, क्योंकि फिर कई बार ये होता है कि शिक्षक जो परीक्षक होता है वो ये सोचता है कि मैं अधिक से अधिक कॉपियां चेक कर लूँ ताकि मेरे को अधिक से अधिक पैसा मिल सके, तो इसीलिए उन्होंने क्या सिफारिश की कि परीक्षक को पैसा ना दिया जाए। स्नातक पाठ्यक्रम 2 के स्थान पर 3 वर्ष से किया जाए। जिन विषयों में आवश्यक हो वहाँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी 2 या 2 के स्थान पर 3 वर्ष का किया जाए। तो इन्होंने एक और सिफारिश की कि जो ग्रेजुएशन है आपकी 2 के स्थान पर, उस समय 2 वर्ष की होते हुए इन्होंने क्या कहा, 2 के स्थान पर कितने की हो जाए, 3 वर्ष की हो जाए। प्राथमिक स्तर पर कृषि की जानकारी दी जाए, तो ये यानी प्रारंभिक शिक्षा होती है, तो उस समय क्या दी जाए, उन्हें कृषि की जानकारी भी दी जाए। अभी नए कृषि विश्वविद्यालय ना खोले जाएं, बल्कि वर्तमान में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों की दशा सुधारी जाए। ये बात भी किसके द्वारा कही गई थी, कोठारी। और ये अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए, प्रत्येक कृषि महाविद्यालय के पास 200 एकड़ कृषि योग्य भूमि और, ठीक है, महाविद्यालय के पास 1000 एकड़, ठीक है, कृषि योग्य फार्म होना चाहिए। 25% छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाए। अब देखो क्या करें, प्रत्येक कृषि महाविद्यालय, सॉरी ये क्या लिखा था मैंने, हाँ महाविद्यालय, और ये क्या है यहाँ पे विश्वविद्यालय, जो नीचे भी ये महाविद्यालय लिखा ना, ये महाविद्यालय नहीं है, क्या है आपका विश्वविद्यालय। तो यानी जो कृषि महाविद्यालय है उसके पास तो 200 एकड़ की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, और जो कृषि विश्वविद्यालय उसके पास 1000 एकड़ की भूमि होनी चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि जो छात्र कृषि का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ अध्ययन करने वाले छात्रों में से 25% छात्रों को, जो मेधावी छात्र उनको क्या दी जाए, छात्रवृत्ति दी जाए। अब देखिए उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी लिखाया था, शिक्षा के उद्देश्य हेतु इन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम बताए थे। पंचमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने क्या 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 बात कही थी, पहले तो इन्होंने उत्पादन की वृद्धि की बात कही थी, दूसरी सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, अगला क्या कहा था इन्होंने, लोकतांत्रिक मूल्य का विकास, अगला शिक्षा एवं राष्ट्र का आधुनिकीकरण, सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। तो ये क्या था इनका पंचमुखी कार्यक्रम था, जो मैंने इसकी थीम भी बताई थी, है ना, जो थीम बताई थी मैंने, तो वही थीम क्या है हमारे यहाँ पे पंचमुखी कार्यक्रम के रूप में भी जानी जाती है, जो कोठारी आयोग की जो थीम थी, तो उसी को क्या कहते हैं, हम पंचमुखी कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। अभी दोस्तों ये हमारा लास्ट स्लाइड है, ठीक है, और फिर आपका जो कोठारी आयोग है वो समाप्त हो जाएगा, और आप इसे एक बार और देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। और ये इससे बाहर जहाँ तक मुझे लगता है कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े और सारे नोट्स आपको एक ही जगह मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान IVRI और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI अपने अपने क्षेत्र में प्रास्नातक शिक्षा की व्यवस्था और शोध कार्य के लिए उत्तरदायी हों। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या कहता है ये, जूनियर टेक्निकल स्कूलों में टेक्निकल हाई स्कूलों में बदल दिया जाए। अब देखिए क्या करें, जूनियर टेक्निकल स्कूलों को टेक्निकल हाई स्कूलों में बदल दिया जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। टेक्निकल हाई स्कूल स्थापित करने की बात किसके द्वारा की गई थी, यानी जहां कक्षा 10 से ही बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाए, जिससे कि वो क्या कुछ चीज़ें सीख सके, जिससे अपना रोजगार प्राप्त कर सके। तो ये बात किसके द्वारा की गई थी, कोठारी आयोग के द्वारा। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में महिलाओं की रुचि के उद्योगों की व्यवस्था की जाए। तो ये बात भी उन्हीं के द्वारा कही गई। सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना करने की बात किसके द्वारा की गई थी, तो कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। अब आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भांति केंद्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान सेंट्रल टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, यानी CTEI की स्थापना की बात भी किसके द्वारा की गई थी दोस्तों,
किसके द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग के ही द्वारा की गई। जहां आवश्यक हो पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन है जिसमें क्या होता है आपका, ठीक है, पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई की जाती है, यानी पेपर आपके घर आता है और आपको वहाँ से करके भेजने होते हैं। वो भी किसके द्वारा सिफारिश की गई थी आपकी? वो भी सिफारिश की गई थी आपकी किसके द्वारा? कोठारी आयोग के द्वारा। ठीक है, प्रति 5 वर्ष बाद शिक्षकों के वेतनमान पुनर्निरीक्षित हो। सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षकों को त्रिमुखी योजना का लाभ। अब देखिए यहाँ पे जो पिछला आयोग था उसने तो केवल सरकारी शिक्षकों को ये सारी देने की बात की गई थी, लेकिन जो यहाँ पर आपका कौन है? कोठारी आयोग है, तो इसने जो गैर सरकारी यानी जो प्राइवेट क्षेत्र में भी जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको भी जीपीएफ बीमा और पेंशन देने की बात कही थी। चलिए अब हम देखते हैं, हमारे 2 टॉपिक और बच गए। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड और राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की बात भी किसके द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग के ही द्वारा की गई थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ये बात पीछे हो चुकी है। ठीक है, और क्या यूजीसी द्वारा केंद्रीय परीक्षा सुधार परिषद का गठन किया जाए, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट की स्थापना की बात किसके, कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको लिखता हूँ। ठीक है, केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट की स्थापना की बात भी किसके द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग के ही द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा क्या था, जो कोठारी आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी और जो उनके द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे वो हम पूरा कर चुके हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको बताया गया है आपकी समझ में आया होगा, और अगर आप इतना डिटेल में पढ़ लें तो मुझे लगता है कि इससे बाहर तो नहीं आएगा, है ना। मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इससे बाहर लगभग नहीं आएगा। 90% तो मैं आपसे कह ही सकता हूँ कि यहीं से आएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए।